अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। हर शहर के साथ कोई ना कोई कहानी वाबस्ता होती है, हर शहर की कोई ना कोई रीत रिवायत होती है। वो शहर पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो या दुनिया का कोई और शहर क्यों ना हो, हर शहर के साथ वाबस्ता कहानियाँ ज़ुबान ज़द आम होती हैं। मैं इस वक्त जिस शहर में मौजूद हूँ इसका नाम है हज़रो। जिस तरह पंजाब के शहरों को जखान, खारियाँ या आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर को मिनी इंग्लैंड कहा जाता है, इसी तरह हज़रो को मिनी यूरोप के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि हज़रो का शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसका कोई शख्स यूरोप के किसी शहर में मुकीम ना हो। एक ज़माना ये था कि हज़रो कारोबारी मरकज़ हुआ करता था, तजारती मरकज़ हुआ करता था। यहाँ बाहर से भी काफ़िले आया करते थे और यहाँ आकर तजारत किया करते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे ज़माना बदलता चला गया, लोग जो है वो बदलते चले गए, हज़रों की रवायात भी तब्दील होती गई और अब इस बात को अहमियत दी जाती है कि कोई ना कोई शख्स यहाँ से ज़रूर बाहर चला जाए ताकि उसकी समाजी मुआशी हालत में बेहतरी आ सके। इसीलिए हज़रो को मिनी यूरोप का नाम दिया जाता है। हज़रो एक तारीख़ी शहर है। इसकी जो आबादकारी है उसके बारे में रवायात तो कई है, लेकिन जो मुस्तरद रवायत है उसके बारे में ये कहते हैं कि इसे महमूद गज़नवी के एक सिपह सालार हज़र ख़ान ने आबाद किया था। अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो ये 1008 ईस्वी के लगभग का ज़माना बनता है। लेकिन हज़रो ख़ुद क़ब्ल अज़ मसीह के दौर से आबाद था। ये अलग बात है कि इसकी तारीख़ न कभी लिखी गई न कभी किसी को बताई गई। उसी हज़र ख़ान के नाम पर इसे हज़रो कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उसका नाम हज़र ख़ान नहीं था, बल्कि उसका नाम खिज़र ख़ान था। लिहाजा खिज़र ख़ान ने इसे बताया तो इसका नाम हज़रो पड़ा, जो बाद में बिगड़ कर हज़रो हो गया, यानी उसका खे का नुक्ता गायब हो गया और ये हज़रो रह गया। एक ज़माना ये था कि ये फसीलदार शहर था। 9 इसके दरवाज़े हुआ करते थे, जिनके नाम भी उसी तरह पुराने थे जिस तरह ये शहर पुराना है। अब वो 9 दरवाज़े तो नहीं रह गए, उनमें से 4 दरवाज़े बाकी हैं। वो 4 दरवाज़ों के नाम भी तब्दील कर दिए गए, बाकी 5 ज़माने की नज़र हो गए। जो बाकी बचे खुचे दरवाजे हैं या फसील का कुछ हिस्सा अगर मुझे नज़र आता है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं इस वक्त एक ऐसी तारीख़ी जगह पर खड़ा हूँ हज़रो शहर में। मेरे सामने ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है ये है कश्मीरी दरवाज़ा, और ये ऐन वो जगह है जहाँ सैयद अहमद शहीद और सिखों के दरमियान दूसरी लड़ाई हुई थी। उस ज़माने में हज़रो शहर इतना बड़ा नहीं होता था। फसीलदार शहर, जैसे मैंने आपको दरवाज़ा दिखाया है, फसीलदार शहर के अंदर था और ये फसील के बाहर का इलाका था जहाँ वो लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें सैयद अहमद शहीद को पसपा होना पड़ा था। और उसके बाद फिर जो है वो उनकी तहरीक यहाँ से मुंतकिल हो गई। फिर जो फैसला कुन मार्का था वो बालाकोट के मकाम पर हुआ और बालाकोट में जो है वो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, उनकी और शाह इस्माइल शहीद की और उनके बहुत से गाजी। उस ज़माने में कहा जाता था मुजाहिदीन को, बहुत से गाजियों की शहादत हुई और फिर जो है वो तहरीक ख़त्म हो गई। जो बाकी जो ज़िंदा बच गए थे गाजी, वो यहाँ से चले गए, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चले गए और उन्होंने वहाँ जाकर फिर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर ली। आइए मैं आपको जो है वो हज़रों की कुछ पुरानी जगह जो बाकी बची हैं, एक ज़माने में इसे मंदिरों और गुरुद्वारों का शहर कहा जाता था। तो जो बचे कुछ मंदिर और गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा तो मैंने सुना था कि शायद मुनज़्ज़म कर दिया गया है, लेकिन मंदिर शायद कोई एक आध मिल जाए। यहाँ ख़ास बात ये थी कि हिंदुओं में चूँकि ज़ात पात का रिवाज बहुत है, तबक़ात बहुत है, तो जो आला तबके के हिंदू थे उनका अलग मंदिर था और जो शूदर थे यानी जो निचले तबके के लोग थे उनका अलग मंदिर हुआ करता था। मेरे साथ मौजूद है सफदर भट्टी साहब। सफदर भट्टी साहब जो है वो हज़रों की बहुत माशाल्लाह चलती फिरती शख्सियत हैं, तारीख़ पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी। और मेरे यहाँ हज़रों में मेज़बान भी अपना भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब, कोई जो है वो हज़रों की तारीख़ी अहमियत के बारे में मुझे बताइएगा प्लीज़। हज़रो बहुत पुराना शहर है और यहाँ पे ज़्यादा जो है वो हिंदू आबादी थी, इसीलिए आपको यहाँ पे तंग गलियाँ और ये वो नज़र आएगा। और उसमें भी उनकी एक लॉजिक है कि वहाँ पे जब ये चोर डाकू आते थे, ज़्यादातर सफ़र घोड़ों पे होता था, तो घोड़े जो है वो तंग गलियों में नहीं आ सकते थे, इसलिए यहाँ पे जो है वो चोरी चकारी का वो तदारक हो सकता था। अच्छा भट्टी साहब, मुझे एक बात की वजाहत कीजिएगा। आमतौर पर यह कहा जाता है कि 1947 के जब फसादात हुए तो मुसलमानों ने हिंदुओं के घर जलाए, लेकिन हज़रों की रिवायत कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुझे ये इल्म है कि यहाँ हिंदुओं ने जाते हुए अपने घर जला दिए थे। इसमें किस हद तक सदाकत है? यहाँ के प्रोफेसर यूनुस अंजम साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी है प्यारी और पाकिस्तान, तो उसमें उन्होंने उन फसादात का भी और बाकी हर चीज़ का जिक्र किया है। तो उसमें काफ़ी सारी में डिटेल मिलती है। जाते वक्त का तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे पहले जो है वो हज़रों में जो फसादात हुए थे और जो आग वाला मामला हुआ था, सारी रात वहाँ पे आग जलती रही, ये सारी तफसील उसमें मौजूद है। आप प्यारी और पाकिस्तान में सारा कुछ देख सकते हैं।
तो ये है कि यहाँ पे जो लोग गए यहाँ से, तो कई लोगों ने यहाँ से उनको बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया, कई लोगों ने उनको तोहफे ताइफ दिए और बाकी इस तरह से एक बाइज़्ज़त तरीके से किया। उस वक्त जब नारा चलता था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, तो वो लोग जो है वो इस पर रिएक्ट करते थे और मारते थे, अगर बच्चे भी कहते थे सर। अच्छा, उनको ये उनकी अपने इलाके के साथ मोहब्बत का इज़हार था। ठीक। अच्छा, यहाँ जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों भाईचारे से रहते थे। सिख भी तो थे यहाँ पर? जी, सिख भी थे और हिंदू भी थे। तो यहाँ पे उस वक्त ये था कि उन्होंने एक इसका हल निकाला हुआ था। स्कूलों के अंदर वो जो होते थे पानी पीने के लिए जो जगह बनी होती थी, तो वहाँ पे उन्होंने डिवीजन की होती थी, हिंदू पानी और मुस्लिम पानी। अच्छा। तो वो हिंदू थे वो अपने उधर से करते थे, पीते थे, और जो मुसलमान होते थे वो मुसलमानों वाले जो पानी के लिए जगह मखसूस होती थी वहाँ से करते थे। बर्तन एक ही धात का बना हुआ था, बस जात का फर्क आ जाता था दरमियान से। बड़ी मेहरबानी सरकार, बहुत शुक्रिया। मैं पहुंचा हूं जी हज़रों, और हज़रों का रिवायती खाना कटवा। वो माशाल्लाह ये पूरी महफिल सजी हुई है दोस्तों की। ये मैं इधर से जो है वो तारुफ कराना शुरू करता हूँ। ये मियाँ मुदस्सर अहमद साहब हैं, ये साथ आदिल महमूद साहब हैं, ये सफदर भट्टी साहब हैं, ये हमारा बरखुरदार है जैन खान ये जब्बार खान साहब, और ये जनाब कटवा गोश्त आ गया है, सुरीत बनाई जा रही है उसकी, और ये कहते हैं जी कि खाने का सही तरीका है। लेकिन मेरे साथ मसला ये कि मैं दोपहर का खाना खाता नहीं, लिहाजा मैं चाय के कप में इसके शोरबे का एक कतरा डालूंगा और उसे हज़रों की सौगात समझ कर पी जाऊंगा मुझे बहुत कहा गया कि जी आप भी जो है वो हिस्सा दें, मतलब बांटे। ये सारे के सारे मेरे साथ माशाल्लाह बैठे हुए हैं, लेकिन चूँकि मैं दोपहर में खाना खाता नहीं हूँ, लिहाजा मैंने सब भाइयों से माज़रत की है कि जी मुझे जो है वो चाय पिला दें, बाकी आप लोग जो है वो खाना खाएं। और जैसे वो कहते हैं ना, हमला करो साल दरम तो टूट पड़े आप सारे के सारे उस पर। दावत आम जारी है। ये सामने जो है वो सुरीत बनाई गई है। सुरीत के बारे में यकीनन आप लोग जानते होंगे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी ये शोरबे में रोटी के टुकड़े मिलाकर, और ये हज़रों की सौगात है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अपने हज़रों के दोस्तों का साथ नहीं दे सका, और वही ले दे के फिर हम चाय पे जो है वो खुद जो है वो टरक गए हैं, किसी ने नहीं टरकाया, खुद हमने चाय का इंतखाब किया है। हज़रों शहर में अब भी आपको कदामत नज़र आती है, गलियां हों, लोग हों, ये लगता है कि जी हज़रों अब भी वही कदीम शहर है। ये पुराना हज़रों, उसकी गलियों में से मैं गुज़र रहा हूँ। एक ज़माने में ये ज़ाहिर है उस वक्त को कारें वगैरह तो होती नहीं थी, लोग ज़्यादातर घोड़ों पर सफ़र करते थे, इसलिए गलियां भी उसी हिसाब से बनाई जाती थी कि दो घोड़े या तो बराबर बराबर गुजर सकें या एक दूसरे को क्रॉस कर सकें। तो ये छोटी गलियां, ये सामने जो है वो एक पुराना घर भी नज़र आ रहा होगा, अच्छा खासा बड़ा घर है, और ये ऐसी हवेलियाँ और ऐसे घर आपको जा बजा हज़रों की गलियों में नज़र आएंगे, अब भी आते हैं नज़र। हिंदुओं का डोमिनेटेड इलाका था, कुछ सिख भी थे, लेकिन हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी। गली की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं की गई। अगर नया घर भी कोई बन गया है तो उन्होंने गली की चौड़ाई वही रखी है जो पहले कभी हुआ करती थी। ये एक घर सामने आ रहा है, और ये मुझे लगता है कि ये पुराना घर है। हवेली बहुत होती थी यहाँ पर एक ज़माने में, लेकिन अब तो नई तामीरात बन गई। ये भी पुराने दौर का एक घर बना हुआ है, ये ऊपर तक चला गया है, मेरा ख्याल है 3 मंजिला पर छपरा भी डाला हुआ है, लेकिन इसकी तामीर बताती है कि ये क़याम पाकिस्तान से पहले का घर है। बाकी नई तामीरात भी बहुत सारी हो गई हैं। हज़रों अब पुराना हज़रों नहीं रह गया, बल्कि इसमें बहुत सारा इजाफा हो गया हुआ है, और नया हज़रों अलग अपनी शनाख्त रखता है। तो ये भी जो है वो पुरानी गली है, और हमने जाना है इधर, ये छोटे छोटे मोड़ जहाँ से घोड़े मुड़ सकें। यहाँ तो मेरा ख्याल है बाइक भी नहीं मुड़ सकती अब तो। ये भी जो है वो तंग और छोटी गली। ये हमारी जो मंजिल है वो इस तरफ है, तो हमने इस तरफ जाना है। ये मैं रास्ते में जाते जाते आपको गलियां दिखाता जाऊं। ये भी एक पुरानी इमारत मुझे नज़र आ गई है, मैंने कहा कि मैं इसका भी आपको नक्शा दिखाऊं कि पुराने दौर की ये ऊपर बालकनी खिड़की टाइप की बनी हुई बाहर को निकली, और ये ऊपर तक चली गई है। ये सारा पुराना हज़रों और उसकी तामीरात जो अपने हवाले से मुनफरद हुआ करती थी।
बड़ी साहब ने हमें बताया कि जी हिंदुओं के हाँ लॉजिक ये होती थी तंग गलियां बनाने की कि वो साहूकार थे, अमीर लोग थे और वो नहीं चाहते थे कि जो डाकू लुटेरे हैं वो यहाँ आएँ, इसलिए वो गलियां तंग बनाया करते थे। लेकिन ये रिवायत सिर्फ हज़रों की नहीं है, बाकी शहरों में भी जिन इलाकों में हिंदू रहा करते थे उन इलाकों की गलियां तंग ही हैं। वो रावलपिंडी हो, लाहौर हो या कोई और शहर हो, वहाँ हिंदू इलाके जितने भी थे उनकी गलियां इसी तरह तंग हुआ करती थी जैसे ये आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन जिन इलाकों में सिख आकर आबाद हुए उन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत वो इलाके बनाए और उनकी गलियां अच्छी खासी कुशादा गलियां हैं। तो ये एक बुनियादी फ़र्क था कि तंगो तारीख घर भी हिंदुओं के हुआ करते थे और उनकी गलियां भी जो है वो तंग हुआ करती थी। यानी उनका जो अंदाज़ था कूदोबाश का वो सिखों से बिल्कुल अलग था, मुसलमानों से तो अलग था ही था। हालांकि सिख मज़हब ने हिंदू मज़हब की कोख से जन्म लिया है, लेकिन दोनों का तर्ज़ रिहाइश और तर्ज़ मुआशरत बिल्कुल अलग अलग हुआ करता था। हज़रों की गलियों में चलते चलते मैं एक घर के सामने रुका हूँ, सिर्फ उसका पुराना तर्ज़ तामीर आपको दिखाने के लिए। ये सीढ़ियाँ हैं, ये देखें, ये सारी पत्थर से तराशी हुई हैं और ये पुराने दौर का पत्थर है, इसे नई सीढ़ियों से तब्दील नहीं किया गया। और ये जो बुनियादी मकसद था मेरा, इसकी दीवार की मोटाई दिखाना था। ये सारी की सारी दीवार है, पुराने दौर की ये तामीरात होती थी। ये दरवाज़ा जो है ये मेरा ख्याल है शायद पॉलिश हुआ है या नया है, लेकिन ये देखें ये सारी ये दीवार की मोटाई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मोटी दीवारें पुराने वक्तों में बनाई जाती थीं। छतें भी इनकी ऊंची रखी जाती थी ताकि गर्मियों में जो है ठंडी रहें, जो गर्माइश है छत की वो नीचे तक ना पहुँचे, और सर्दियों में ये गर्म हो जाया करते थे कमरे खुद ब खुद। ये अंदरूनी दीवार की मोटाई में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मोटी दीवार है। ये पुराना घर है लेकिन इसका ये हिस्सा नया और जदीद बना हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ घर वालों का कि उन्होंने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी ताकि मैं इसे शूट कर सकूँ। ये दरवाज़ा पुराना ही है और ये उसकी दहलीज घिस गई है, लेकिन लकड़ी को ना तो दीमक लगी और ना कोई कीड़ा लगा। जबकि आजकल आप फर्नीचर बनवा कर लाएँ, गारंटी आपको हर तरह की दी जाती है कि जी ख़राब नहीं होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो कोई साल भी मुकम्मल करे तो उसको कोई ना कोई या तो कीड़ा लग जाता है या कहीं से ख़राब हो जाती है, भुर जाती है। लेकिन ये मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 75 साल तो पाकिस्तान बने हो गए, 77-78 साल, और उससे 3-4 साल पहले भी लगाएं तो 80 साल से 100 साल पुराना ये दरवाज़ा है और अब तक ये सही सलामत है। यानी हमारे मुकद्दरों को लाइट भी आ गई और कुछ थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो गया मामला। ये उसका दरवाजे का दूसरा पट है। तो ये दिखाने का मकसद ये कि पुरानी तामीरात किस तरह की होती थी और क्या उनमें खुसूसियत होती थी, ये अब जो है वो आप ये हिस्सा भी देख सकते हैं। ये एक और इमारत आपकी स्क्रीन पर, ये भी हिंदुओं की इमारत है और इससे हिंदुआना तर्ज़ तामीर मुकम्मल तौर पर झलक रहा है। ये छोटे छोटे जो डिज़ाइन बने हुए हैं, फूल और ताक जो बने हुए हैं, इन ताकों में कभी दिए रखे जाते होंगे आने वालों की रहनुमाई के लिए। और अगर मैं ये कैमरा ऊपर तक ले जाऊं, ये 3 मंजिला इमारत है और ये ऊपर अब भी ओम लिखा हुआ है हिंदी ज़बान में। ये सारी बिल्डिंग जो है जब नई होगी तो फूल बूटों से मुज़य्यन होगी। ये नक्काशी की गई है। मैं आपको इसका एक सुतून दिखाता हूँ जो ईंटों से ही तराशा हुआ है। ये बैरूनी दरवाजे के बिल्कुल साथ है और ये ऊपर तक जो है वो इसके नक्शो नगार चले गए हैं। ये इसी तरह का बना हुआ है और ये वो जो फूलों की रवायती पत्तियाँ हिंदू और सिख तामीरात में कमल का फूल जिसे कहा जाता है आमतौर पर, ये वो चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं। ये दरवाज़ा भी जो है पुराने दौर का है, बाहर तो ताला लगा हुआ है, मकीन कहीं गए हुए हैं। ये है, इधर भी देखें, इधर भी वही सूरत हाल है कि ये छोटे से जो है वो ईंटों को बड़ी निफासत से तराशा गया है। ये नहीं कि अलग से कोई नक्शो नगार बनाए गए हैं, बल्कि उन ईंटों को ही तराश कर जो है वो उनमें नक्शो नगार बने हुए हैं। और ये ऊपर तक चली गई। ये बुनियादी तौर पर एक खिड़की है। ये अब तो खैर ग्रिल लग गई, जालियाँ लग गई, लेकिन उस ज़माने में यकीनन इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं होती होगी। लेकिन वो ऊपर तक भी अगर हम देखें तो पुराना तर्ज़ तामीर
पता चलता है कि जी पुराने दौर में कितनी खूबसूरत इमारतें बनाई जाती थी। अगर उन्हें संभाल कर रखा जाए तो बहुत सारी छोटी, ये बारीक ईंट के साथ जो है वो इसके डाट बनाई हुई है जो खिड़की के ऊपर बनी हुई है, ऊपर भी जो है वो बारीक ईंट का इस्तेमाल है। वैसे तो ये बड़ी ईंट भी साथ इस्तेमाल की हुई है, लेकिन ये डिज़ाइन जो बनाए हुए हैं ये नहायत बारीक छोटी ईंट, इसको वजीरी ईंट, लाहौरी ईंट, बल्कि उससे भी ये पतली ईंट है। हाँ जी, चूने से जो है वो ज़ाहिर है उस ज़माने में सीमेंट तो होता नहीं था, तो सीमेंट की जगह जो है वो चूने का पत्थर से और कुछ दालों की मिलावट से कोई ऐसा मेज़ा तैयार किया जाता था जिनसे इनकी चुनाई की जाती थी। तो ये चुनाई भी जो है वो पुराने दौर की हुई है। ये हज़रों की अब पहचान है। इस वक्त मैं जिस गली में आया हूँ हज़रों की, ये कहलाती है पाइयाँ वाली गली। ये सिखों का इलाका है। सिखों दो भाई यहाँ रहते थे। मेरे साथ नई मुगल साहब हैं। मैं पहले जो है वो इस गली की थोड़ी सी जो है वो तारीख पता कर लूँ। ये जनाब नई मुगल साहब मेरे साथ हैं। नई मुगल साहब, वालेकुम सलाम। ये मेरे माइक ये लगा हुआ है, आप ज़रा ज़ोर से बोलिएगा, मुझे आवाज़ आएगी। वालेकुम सलाम। अच्छा मुगल साहब, इस गली की क्या तारीख है? ये इसको भाइयों वाली गली कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि 2-3 सिख भाई थे। अच्छा, ये उनका मकान है आगे। अच्छा, वो मैं दिखा देता हूँ। आप इधर देखे ताकि आपकी जोड़ में मकान है, इसलिए उनको भाइयों वाली गली कहते हैं सिख। अच्छा, इसी वजह से, उनकी वजह से। तो सिख यहाँ कभी आए 1947 के बाद, या गए तो गए? नहीं, गए तो फिर चले गए। गए तो फिर चले गए। अच्छा, तो आपको ये आपके बुजुर्गों ने बताया? ये बुजुर्गों ने, सब कुछ बुजुर्गों ने बताया। अच्छा, तो अब वो पाइयाँ वाली गली जो है अभी यही कहते हैं या इसका कोई नया नाम? यही कहते हैं, नया नाम कोई नहीं रखा? नहीं, ये पुराना ही है। अच्छा, मैं समझा कि पहले पाइयाँ वाली गली कोई नाम बदल देता है। अक्सर यहाँ अब कश्मीर के मुहाजिरीन रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलें जी, आइए आपको वो घर दिखाते हैं। यहाँ वो सिख दो भाई रहा करते थे। नई मुगल साहब की रहनुमाई में हम चल रहे हैं और ये घर जो है वो पहला घर तो यहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा खासा बड़ा घर है, घर क्या बल्कि हवेली है ये। तो ये जनाब वो भाइयों की हवेली, इसका भी तर्ज तामीर जो है वो बिल्कुल उसी अंदाज का है। पुराना तर्ज तामीर, छोटी और बड़ी ईंट का इम्तजाज है। और ऊपर तक चले जाए तो ये मेरा 3 मंजिला, ऊपर ममडी भी बनी हुई है इसके। 3 मंजिला हवेली है, लकड़ी के ये जो है वो क्या उसको कहना चाहिए, खिड़कियों के ऊपर बारिश से बचाव के लिए जो छतरियाँ सी बनाई जाती हैं, ये वो बने हुए हैं। ये इसका मेन दरवाज़ा। अच्छा, ये 2 अलग अलग घर थे? ये 2 घर। अच्छा, ये हाँ, ये जी ये वो 2 घर हैं आमने सामने के, जिसकी मैंने बाहर से आपको दिखाई है। एक घर ये है, मेरा ख्याल अब मुझे बताया मुगल साहब ने कि कश्मीरी मुहाजिरीन जो है वो यहाँ रहते थे। एक का मरकज़ी दरवाज़ा ये है और दूसरे के मरकज़ी दरवाजे पर मैं खुद खड़ा हूँ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जो है वो पुराने दौर की महराबें, ताक़ें, चिराग रखने के लिए जब रोशनी का कोई और बंदोबस्त नहीं हुआ करता था, बड़े खूबसूरत अंदाज में बने होंगे जब ये ठीक होंगे। अब तो ज़ाहिर है हम बहुत सारी विरसे की हिफाजत नहीं करते। वो ऊपर फूल भी बने हुए हैं जो एक मखसूस तर्ज तामीर रहा है। इधर भी एक ताक बना हुआ है और ये वो दूसरा घर जिसकी सीढ़ियों पर मैंने खड़े होकर आपको पहला दिखाया। ये आमने सामने 2 घर हैं। इसका दरवाज़ा भी पुराना है और जो पहले मैंने आपको दिखाया उसका दरवाज़ा भी पुराना है। इसका तर्ज भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये ऊपर एक ताक बना हुआ है। यहाँ मैं आपको लाया हूँ एक चीज़ दिखाने के लिए कि इस खिड़की के ये ऊपर जो 2 मोर बने हुए थे किसी ज़माने में। ये भी मुझे ऐसे ही लगता है कि ये ताक़ों के तौर पर इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये एक के साथ तो हमने तारें टांग ली बिजली की, उसकी हमने चोंच वगैरह तोड़ दी, गर्दन तोड़ दी उसकी, और दूसरा हमने बिल्कुल ही तोड़ दिया। अगर इसे संभाल कर रखते तो ये एक नहायत खूबसूरत विरसा था। लेकिन मुसीबत यही है कि हम उस कौम के फर्जंद हैं जिसे ना विरसे की परवाह है ना तारीख़ की परवाह है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, ये होना नहीं चाहिए लेकिन ये होता है। और मैं आपको जगह जगह इस तरह की चीज़ें दिखाकर इस तरह के जुमले बोलता हूँ तो मेरे नाज़रीन मुझे कहते हैं कि आपको कोई कौम पसंद भी है। जी, मुझे अपनी कौम बहुत पसंद है, लेकिन बस इतनी सी दुआ है कि अल्लाह इसे मुझे आपको सबको हिदायत दे और ये कम से कम सिखा दे कि पुरानी चीज़ों को इसलिए संभाल कर रखो कि हम आने वाले कल की बुनियाद उस पर रख सकें। हज़रों की एक और गली में मैं आया हूँ। ये भाइयों वाली गली जो है वो बिल्कुल उसके सामने है। पुराने तर्ज की गलियाँ, ऊपर छतें डली हुई हैं, नीचे से रास्ते बने हुए हैं। हज़रों की एक ख़ास बात मैं और आपको बता दूँ कि जब पूरा शहर या दूसरे शहर तारीकी में डूबे हुआ करते थे तो हज़रों शहर में
हर चौक पर और हर गली में लालटेनों का बंदोबस्त हुआ करता था ताकि आने वालों को रास्ता बखूबी नज़र आ सके। ये नहायत बुलंदों वाला कोठी तर्ज की जो है वो हवेली कुरान हुई। और ये मेरे साथ चूँकि जब्बार साहब है और इनका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है, लिहाजा पीला रंग देख कर उन्होंने कहा मुझे कोई पुलिस चौकी लग रही है, नीला और पीला दोनों रंग देखकर। तो ये चूँकि मखसूस रंग है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चौकी तो नहीं है तो किसी का घर और हवेली है। और माशाल्लाह बहुत बुलंदों वाला हवेली है जी, 3 मंजिला, और ऊपर इसकी जो ममटी बनी हुई है बहुत खूबसूरत है। ये वही कमल का मखसूस फूल जो इनकी तामीरात में अक्सर इस्तेमाल होता है। ये हम इस तरफ आ गए, यहाँ इसका दरवाज़ा भी, इधर भी बहुत शानदार दरवाज़ा बना हुआ है, इमारत एक ही है। यहाँ से मैं को थोड़ा सा आपका इसका मंजर दिखाता हूँ, वहाँ से तो शायद आपको सही नज़र नहीं आया, लेकिन ये हज़रों की वो हवेलियाँ जिनकी वजह से हज़रों मशहूर है। ये पुरानी संगी सीढ़ियाँ, पुराने दौर का जो है वो पत्थर लगा हुआ। बाकी ये पुराने अंदाज में जो बाहर दरबान या चौकीदार या फ़र्ज़ करें आप दरवाज़ा बजाते हैं तो अंदर से आने में देर हो तो इंतज़ार के लिए बैठने की जगह बनाई गई हैं। ये सारे नक्शो निगार बने हुए हैं। ऊपर एक जो है वो डाट बनी हुई है, नीचे खिड़की है कि अगर ऊपर से कोई देखना चाहे तो वो देख ले। बहरहाल खूबसूरत अंदाज़ तमीर। और ये जनाब मैं उसी घर के सामने एक और दरवाजे में दाखिल हो रहा हूँ। ये मंदिर होता था जी। अच्छा, यहाँ मंदिर जो है वो एक तो आला ज़ात के हिंदुओं का था और एक शूद्रों का मंदिर था। ये आला ज़ात के हिंदू इधर रहते थे, सारे अमीर तरीन लोग। अच्छा, ब्राह्मण जो है के हुक्मरान थे ना जी जी, ये गोकुल चंद हो गया और दूसरा बाल मकान हो गया, ये सारे ये उनका मोहल्ला है। नहीं, ये जो मोहल्ला है ये एक्चुअल सिखों का मोहल्ला था। सिखों का मोहल्ला, वो पाइयों वाली गली मैंने दिखाई है। गली जो है ना ये सिखों के नाम से मशहूर थी। ठीक है। और ये जो एक मकान था उसमें ग्रंथ उन्होंने हिंदुआ नहीं ना सिखा नहीं, सिखों की ग्रंथ होती दे के आए पंजा साहब थे। अच्छा, आज तो तकरीबन कुछ 30-35 साल पहले उस पूरा कमरा बना हुआ है ग्रंथ जिसमें वो बैठ के पढ़ते थे, वो भी आपको चेक करवा। जी जी लगे तो ये आप कैमरे को देखकर अपना नाम भी लग गया तो बता दें। नाम जायद इकबाल देवी है, मैं हजरों का ही हूँ, इसी महल्ले का हूँ माशाल्लाह। तो वो कमरा बना हुआ उसको हम कहते हैं ग्रंथ वाला अंदर से। अच्छा 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 अच्छा, तो वो कमरा भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, मेरे मामू का घर है। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मंदिर की कुछ मंदिर की बाकियात ही रह गई हैं बाकी। हाँ, मतलब ये दीवार ही रह गई है, बाकी मंदिर तो हम खा गए, या तो घरों के नीचे आ गए या हमने वैसे उसको मुनज़्ज़म कर दिया। तो ये जी मंदिर का बचा कुचा हिस्सा क्या, बल्कि दीवार उसकी एक बाकी रह गई हुई है। मैं ये पेड़ लगे हुए हैं, इसके नीचे से जो है वो मैं आया हूँ, इसीलिए आपको ज़मीन नज़र आई होगी आते हुए। ये हज़रों के मंदिर का बचा कुचा हिस्सा, बल्कि दीवार एक ये ऊपर जो है वो नक्शो निगार बने हुए हैं। बाकी तो हमने अपने घरों में ले लिया मंदिर, या जो मंदिर का अगला हिस्सा होगा मुनज़्ज़म कर दिया। बस यही कुछ बाकी बचा है मंदिर के नाम पर। लेकिन ये मंदिर ब्राह्मणों का मंदिर था, यानी आला ज़ात के हिंदुओं का मंदिर था। तो ये कोई जहाज़ बना हुआ है मेरा ख्याल है, कोई कश्ती बनी हुई है, कुछ सफ़र की निशानदेही की गई है। एक इधर भी कोई तस्वीर बनी हुई है, लेकिन इसका बहुत बेशतर हिस्सा मिट गया हुआ है, ये समझ में नहीं आता कि ये क्या है। और एक वो उधर बनी हुई है, इधर दरख्त है, मैं दूर से ही आपको दिखा सकता हूँ। तो ये जनाब हज़रों के वो मशहूर मंदिर जिनकी वजह से हिंदुओं और सिखों में हज़रों बहुत महबूब शहर था, अब उसकी ये हालत है। ये मैं मतलब जो मंदिर का छोटा सा सहन है उसमें खड़ा हूँ, और यहाँ से भी वो घर नज़र आ रहा है जिसके सामने ये मंदिर वाक़ है। मैंने बताया था ना, बुलंदो बाला हवेली टाइप का जो है वो ऊपर ममटी बनी हुई, और उस पर भी फूल बने हुए, कमल का फूल। ये एक ख़ास, मैंने पहले दर्जनों दफ़ा इसका नाम लिया है। अच्छा, इसमें पौधे लगे हुए थे। अच्छा, ये गमले थे जी बने हुए ऊपर कमल के फूल की शक्ल के, और उसमें पौधे लगाए गए थे, लेकिन अब ना पौधे लगाने वाले रह गए ना पानी देने वाले रह गए। अच्छा, यहाँ जी वो जहाँ टंकी आपको नज़र आ रही है पानी की, यहाँ कहते हैं जी कि सोफ़ा उन्होंने बनाया था संगी, और यहाँ वो बैठकर नज़ारा किया करते थे। लेकिन जब वो चले गए तो हमने सोफ़ा तो उठा के जो है वो तोड़ ताड़ दिया, तो हमने अपने पानी का बंदोबस्त कर लिया। 2 भाइयों के जो आमने सामने घर हैं, मैं उनमें से एक घर की बालाई मंजिल पर आया हूँ। ये ऊपर छत को सीढ़ियाँ जा रही हैं। मकसद सिर्फ आपको ये दिखाना है कि उनका तर्ज तामीर कैसा था। ये पुराने दौर के ही सारा कुछ बना हुआ है। ये जो खिड़कियाँ, दरवाज़े, बालकनियाँ, इनके ऊपर जो छज्जे बने हुए हैं,
ये सारे के सारे पुराने दौर के हैं। मुझे जाहिद साहब ने बताया कि ये जो फर्श है ये बाद में डाला है, इसकी जगह जो है वो एक खुला रोशनी के लिए हवा के लिए था। और नीचे जो है वो बहुत प्यारी ग्रिल उसके साथ लोहे की लगी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ऊपर उसकी लकड़ी जो पायदान था, नीचे लोहे की ग्रिल, बहुत खूबसूरत। ठीक। और पूरा चौरस का चौरस इधर से अच्छा हो गया ना मानी बेटा। हाँ, अच्छा, वो बाद में ख़त्म कर दिया गया, फिर ख़त्म कर दिया था, उसकी जगह फर्श बन गया था। ये भी जो है वो आ गया। मैं आपको यहाँ लाया हूँ एक कमरा इस घर में ऐसा है जहाँ सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ रखी जाती थी। तो मैं उस कमरे की तरफ जा रहा हूँ। अब तो वहाँ वैसे किचन बन गया है, लेकिन एक ज़माने में ये नहायत मुक़द्दस कमरा, कमरा, इसे अब भी ग्रंथ वाला कमरा ही कहते हैं। ज़ैदी साहब ने मुझे बताया कि जी यहाँ गुरु ग्रंथ मौजूद थी 1947 के बाद, जब सिख यहाँ से छोड़ कर गए तो फिर वो किताब यहाँ से गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल पहुँचा दी गई। तो ये जो सामने चबूतरा नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल ये है कि इसी पर ग्रंथ साहब रखी जाती होगी, क्योंकि वो अपने सिख भाई जो है उसका बहुत एहतराम करते हैं और उसे लाने ले जाने के लिए भी नंगे हाथों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पालकियाँ इस्तेमाल करते हैं। पालकी में रखकर वो ले जाते हैं और फिर उसे उतारते हैं, और उसी तरह जो उनका अपना अकीदा है उसके मुताबिक तहारत करके या सफाई सुथराई का नहायत ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ की जो गुरु ग्रंथ थी वो अब हसन अब्दाल पंजा साहब में जा चुकी। तो ये एक अच्छा फ़ैसला था कि उनकी किताब थी, और बजाय उसे ज़ाया करने के वो जो है वो मुझे जैसा बता रहे हैं कि वो बहुत खुश हुए देखकर, क्योंकि ज़ाहिर है उनका सारा, जैसे हमारे लिए कुरान मजीद है वैसे ही उनके लिए जो है वो गुरु ग्रंथ है। और बेशक नाज़रीन बहुत से मुझ पर तनकीद करते हैं, लेकिन मैं हर मज़हब का एहतराम करने पर यकीन रखता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी के मज़हब का एहतराम करेंगे तो कोई हमारे मज़हब का एहतराम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को गाली दें तो जो वो जवाब में जो है वो आपको जी करके बुलाए। ये जो दो भाइयों के घर थे, मैं उनमें से एक भाई के घर की छत पर मौजूद हूँ। मुझे इजाज़त दी गई है कि आप छत पर जाकर दिखा लें। तो छत से ज़रा व्यू साफ नज़र आता है। ये बालाई कमरा, आप जिसे बाला खाना कह सकते हैं, ये उसकी खिड़कियाँ, दरवाजे, छत, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस दीवार की मोटाई, आपको अंदाज़ा होगा कि इस दीवार की मोटाई जो है वो कितनी है। ये सामने जो है वो अब तो खैर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हवादार कमरे हैं। किसी पंखे की ज़रूरत नहीं, उस ज़माने में बिजली होती भी नहीं थी, तो ये कुदरती हवा पर ही गुजारा किया जाता था, और वही सारा कुछ था। तो ये कमरे उस मकसद के लिए बनाए गए थे कि जब गर्मी का मौसम हो तो इंसानों पर आके बैठ जाए और ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हो। हज़रों की तंग गली लेकिन बड़ा मंदिर, ये सामने नज़र आ रहा है, ये पूरी मंदिर की इमारत है। और ये उस ज़माने में हिंदुओं की मरकज़ी इबादत गाह हुआ करता था ये मंदिर। इसका ये भी मेरा ख्याल है कुछ 3 मंजिला इसकी बिल्डिंग बनी हुई है, और इसे भी बड़ी नफासत से और बड़ी क्या कहना चाहिए, अक़ीदत के साथ हिंदुओं ने इसे बनाया था। ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है, वही संगी सीढ़ियाँ जो पुराने दौर का एक खासा था, और ये पिलर्स बनाए हुए हैं। ये सारा पुराने दौर की का तर्ज तामीर। ये जी अब मेरा ख्याल है तख्ती जो है वो पड़ी जा सकती है, और बड़ी कोशिश करके जो है वो मैंने इसको शुरू किया है, क्योंकि मेरी स्टिक खुल नहीं रही, हालांकि स्टिक वहाँ तक पहुँचती है। तो ये हज़रों का वो तारीख़ी मंदिर जो जिस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि जी हिंदूगढ़ ये कहलाता था किसी ज़माने में। अब तो खैर मुसलमानों का मोहल्ला हो गया, ये मुसलमानों का शहर हो गया। ये मंदिर की इमारत है पूरी की पूरी ऊपर तक। उधर से भी मैं इसको दिखाता हूँ। उसकी है, ये सारा हिंदवाना तर्ज तामीर है जी। ये एक इमारत जो है ना छोटी मोटी, उसकी ये गोथक की मुझे लग रही है, वो सामने ये गोथक तर्ज तामीर नहीं है सरकार, ये भी पुराना तर्ज तामीर है। ये ऊपर बालकनी बनी हुई है, और बालकनी जो है वो एक प्लेट और भी लगी हुई है जिस पर हिंदी में लिखा हुआ है कुछ, और नहीं पता कि वो हिंदी में क्या लिखा हुआ है। ये ऊपर बालकनी, ये एक तख्ती हिंदी में लिखी हुई है, और नहीं पता कि इस पर क्या लिखा हुआ है। ये तख्ती हिंदी। तो ये हज़रों जो है वो अब भी पुराना तर्ज तामीर के लिए, पुरानी इमारतों के लिए मशहूर है।
सर ये गोथक आपको इसलिए लग रहा है कि ये जो चौरस बने हुए हैं ना, ये इस वजह से गोथक तर्ज तामीर लग रहा है, लेकिन गोथक तर्ज तामीर आपको चर्चज में ज़्यादा नजर आएगा, चर्चज में नजर आएगा गोथक और इटालियन तर्ज तामीर। तो उसके सामने हो सकता है कि ये इसकी कोई रिलेटेड भी कोई सारे क्रिश्चियन भी तो यहाँ रहते थे ना, लेकिन ऊपर जो बालकनी बनी हुई है ना, जो रास्ता बना हुआ है, उसे लगता है कि इसका मंदिर से कोई ना कोई ताल्लुक है जो था। जी ये मदरसा है, वो मंदिर है। नहीं एक बात से आप ही गल पे करते हैं। अच्छा, ये मदरसा था उनका। हाँ, अच्छा, यहाँ जो है वो हिंदू तलबा जो है वो रहा करते थे, और ये सामने जो है ये मंदिर है। मैंने कहा ना कि ये जो ऊपर रास्ता बना हुआ है, कोई ना कोई दोनों इमारतों में ताल्लुक़ था आने जाने के लिए। तो हमें जो यहाँ रिहायशी हैं उन्होंने बताया है कि जी यहाँ मंदिर था और ये सामने मदरसा था उसके। मेरे साथ हैं आदिल महमूद साहब, हज़रों की तारीख़ के बारे में ये भी माशाल्लाह जानते हैं। मेरे मेज़बानों में से हैं, आज सारा दिन मुझे लेकर हज़रों की गलियों में घूमते रहे। इस वक्त भी हम एक तंग सी गली में खड़े हैं और पीछे हमारे मंदिर है। आदिल साहब तो पूछते हैं, आदिल साहब ये मंदिर और इसके सामने एक और इमारत बनी हुई है और दरमियान ऊपर रास्ता भी एक बना हुआ है, तो अब क्या ये कोई मदरसा था या मंदिर के साथ कोई जो हिंदू आया करते थे, उनको पुरोहित वगैरह वो रहा करते थे, क्या था ये, कोई आपको पता है? यानी साहब, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हरी मंदिर है। ठीक है। ये हजरों का तारीखी मंदिर है। ये ब्राह्मण जात के हिंदुओं के लिए मखसूस था। ठीक है। और इसमें ये नहीं था, अमूमन जो मंदिर थे हिंदुओं के, वो एक मखसूस जात के लिए थे हिंदुओं की, लेकिन ये जो है उनके ना हर तबके के लिए था। ठीक है जी। ये जो आपको सामने ऊपर छत नज़र आ रही है, जी, ठीक है जी, ये रास्ता है इसका। ठीक है। और इसके साथ सामने एक बिल्डिंग है जिसमें ये जनाब अली इनके ना मंदिर के जो खादिम वगैरह या विजिटर्स आते थे ना, वो लोग ठहरते थे, या इसके सेवक जो थे। ठीक है। और मंदिर जो था, इसमें सिर्फ जो है वो जो मंदिर के अपने पेशवा थे या जो भी उनके थे ना, ख्याल ये किया जाता है साधु के। जी सर, जी वो लोग इधर मंदिर में थे। ठीक है। तो वो एक यहाँ शूद्रों का मंदिर भी था। जी, वो परली साइड पे है, वो इंशाल्लाह आपको आगे जाके चेक कराते हैं। चलें ठीक, बड़ी मेहरबानी सरकार आपकी। अभी आप देख लें कि हिंदुआना तर्ज तामीर अभी तक जो का तो मौजूद है, और अभी इसकी हालत जो है वो काफ़ी खस्ता हो गई है। तो ये आपके चैनल के तवस्सुत से महकमा आसार कदीमा या महकमा औकाफ जो भी इसके हैंडलर हैं, उनसे गुजारिश है कि इसमें थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, ताकि ये एक तारीखी विरसा है, हम अगली नस्लों तक इसको महफूज तरीके से मुंतकिल कर सकें। ये बहुत अच्छी बात कही आप, बहुत शुक्रिया। जी, मैं थोड़ा सा दूर आकर खड़ा हुआ हूँ इस मकसद के लिए कि नीचे से तो खड़े होकर मैंने आपको दिखाया और बताया था कि ये मंदिर था, लेकिन वो बड़ी इमारत है, ज़ाहिर है ऊपर तक जो है वो नहीं पहुँच पाया मैं, लेकिन यहाँ से आपको उसका शिकारा नज़र आ रहा होगा। शिकारा और उसके ऊपर जो बना हुआ कलश है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ से पता चलता है कि ये मंदिर था और कितना बड़ा मंदिर था। हज़रों का हरी मंदिर जो अब अपनी पहचान खो चुका है। लोग घरों में रहते हैं, ये नीचे जो घर है उसमें रिहाइश है बाकायदा लोगों की, लेकिन अब ये मंदिर की शनाख्त ख़त्म हो चुकी, बस ये शिकारा रह गया बाकी देखने के लिए, और उसके ऊपर जो कलश लगा हुआ है ये निशानी है कि यहाँ कभी मंदिर था और हिंदू यहाँ शंख फूंकते थे, घंटियाँ बजाकर अपनी इबादत किया करते थे, प्रार्थना और आशाओं की उम्मीद रखा करते थे, लेकिन अब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। ये जो मार्केट आपको दिखाई दे रही है, कहते हैं कि किसी ज़माने में हिंदुओं की मरकज़ी मार्केट हुआ करती थी, यानी मरकज़ी बाज़ार हुआ करता था, और इसमें हिंदुओं की दुकानें हुआ करती थी। अब तो खैर हिंदू चले गए और जो मुहाजिरीन आए उन्हें दुकानें भी अलाट हो गई, उनके घर और मकान भी अलाट हो गए, तो अब ये इसकी वो हैसियत तो नहीं रही जो पहले थी, लेकिन यादगार के तौर पर ये चीज़ बाकी है। जिस दुकान पर मैं बैठा हूँ उनका नाम है निसार अहमद। ये सामने उनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपको ज़रूरत पड़े, जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस फ़ोन नंबर पर निसार साहब से रब्ता कर लें। ये जनाब निसार अहमद साहब हैं, और इनकी खसूसियत ये है कि हज़रों को ये एज़ाज़ हासिल है कि निसार साहब की बनाई हुई चप्पल अमेरिका के वाइट हाउस तक पहुँची। इन्होंने 2 सदूर को चप्पलें बनाकर यहाँ से भेजी, जिनमें से एक सदर बुश थे और दूसरे बिल क्लिंटन। ये वो चप्पलें हैं, ये जो बूट टाइप की है ये बुश के लिए बनाई गई थी, और ये जो चप्पल है ये बिल क्लिंटन को भिजवाई गई थी, और बाकायदा वाइट हाउस से एक्नॉलेजमेंट आई थी, उसकी शुक्रिया का ख़त आया था। ये 2 कार्ड सामने रखे हुए हैं जो वाइट हाउस से आए।
तो यूँ आप कह सकते हैं कि हज़रों की चप्पल वाइट हाउस तक पहुंची, और उसे बनाने वाले ये मेरे सामने बैठे हुए हैं निसार अहमद साहब। अगर आपको भी शौक़ हो ज़री की चप्पल बनवाने का, क्योंकि हज़रों ज़री की चप्पल बनाने का मरकज़ तस्वुर किया जाता है, तो ये हैदर अली और ये निसार साहब, ये दोनों हजरात, अगर आप जो है वो आपको शौक़ हो इस ज़री की, इसकी कीमत क्या है सरकार? कीमत इसकी जो 25,000 रुपये। अच्छा, ये जो चप्पल आपको नजर आ रही है खेड़ी टाइप की, ये इसकी 25,000 कीमत, और इसकी कीमत कोई नहीं है। अच्छा, ये इसकी कीमत कोई नहीं, मतलब सदके में दे देते हैं आप? जो चीज़ पूरी दुनिया में कहीं ना मिले उसकी कीमत तो अपनी मर्जी से जो हमें ज़रूरत है उतना अंदाजन बता देना अगर कोई लेना चाहे तो। और जैसे उसकी आपने 25 बता दिया, आएगा उसके बाद बता अच्छा मुझे अगर फ़र्ज़ करें मैं लेना चाहूँ तो? आएगा तो फिर निज़ार साहब कीमत बताने पर रजामंद नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी दस्तरस से बाहर है वो कीमत। तो बहरहाल निज़ार साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा कि हज़रों एक छोटा सा शहर है पाकिस्तान का, लेकिन उसकी बनाई हुई चीज़ सौगातें सिर्फ खाने पीने की नहीं होती, बल्कि पहनने ओढ़ने की भी चीज़ें सौगातें ही कहलाती हैं। तो हज़रों की सौगात जो है वाइट हाउस पहुँची। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शूट करने की इजाज़त दी। अच्छा, ये जो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये हज़रों की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है, और इसका नाम है जामे मस्जिद गुलजार हबीब। इस मस्जिद की दास्तान बड़ी अजीब व गरीब है। कहते हैं कि अंग्रेज़ ज़माने में इसे अस्तबल बना दिया गया था, यानी मस्जिद ये पहले थी लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे अस्तबल में तब्दील कर दिया था। हम तो ये सुनते आए थे कि सिखों ने मस्जिदों को अस्तबल में तब्दील किया, लेकिन अंग्रेज़ भी उससे पीछे नहीं रहे। फिर जब वो अंग्रेज़ों का अस्तबल ख़त्म हुआ तो इसमें पुलिस चौकी बन गई। वो काफ़ी अरसे तक जो है वो पुलिस चौकी कायम रही, और फिर ये अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा अपनी शक्ल में बहाल हो गई, और अब ये मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, और अब इसमें 5 वक्त की अज़ान भी गूंजती है, और लोग आकर अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ भी होते हैं। अच्छा भट्टी साहब, हम ये कह सकते हैं कि हज़रों ज़िला अटक की अमीर तरीन तहसील है, या हज़रों अमीर तरीन शहर है अटक का? तहसील है बिल्कुल, और शहर भी ये कह सकते हैं कि अमीर तरीन है? कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग फ़ारन में, ठीक है, और उसी पे वो सारा कुछ जो है चलता है। अच्छा, यहाँ एक चादर मैंने देखी है, मखसूस चादर है सवाबी की तरह। वहाँ तो खैर उनका वाइट कलर है, ऊपर रेड कलर के धब्बे हैं, जी जी, निशान है, और लेकिन यहाँ मैंने उसका रंग ग्रीन देखा है, हरा, और उसके ऊपर लाल रंग के धब्बे हैं। कोई इसका तारीखी बैकग्राउंड है? तकरीबन हर खातून ने वो चादर ओढ़ी हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसे है जी, कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के कुछ स्टूडेंट्स ने इसकी तहकीक की है, तो उनका ये कहना था कि कुछ मुजाहिदीन थे जो कि उधर से आ रहे थे KPK में। जब वो दाखिल हुए तो वहाँ पे जो है वो उनके काफ़ी सारे साथी शहीद हो गए। तो जब उनकी लाशें पड़ी हुई थी तो वहाँ पे ख़वातीन ने उनकी सफ़ेद चादर होती थी वो उनके ऊपर बिछा दी, तो उससे जो है वो खून के धब्बे जो है उस पर पड़ गए। तो अब ये सफ़ेद चादर और उस पर खून के जो धब्बे हैं वो हमें नज़र आती है। ये KPK वालों की छैल है, ठीक है, सवाबी वालों की। ठीक है। जब उन्होंने रोड को क्रॉस किया, इधर आए, अटक छच में आए, तो यहाँ पे जो है ये सब्ज़ रंग की चादर जो है वो ख़वातीन पर्दे के लिए ओढ़ती थी। तो यहाँ पे जो कुछ मुजाहिदीन जो है वो शहीद हुए, तो उनकी लाशों के ऊपर जो है वो कोई पर्दा बिछाने के लिए नहीं था, तो उन ख़वातीन ने वो पर्दा उस पर बिछाया। हज़रों की ख़वातीन ने भी बिछाया? ख़वातीन, छच की ख़वातीन ने। ठीक है। तो इस तरह से जो छैल है उस पर जो है ये रेड सुर्ख जो धब्बे हैं ये शुहदा के खून की अलामत है। तो इस वजह से जो है सवाबी में और यहाँ में सिर्फ ये फ़र्क है कि वो सफ़ेद रंग पर खून के धब्बे हैं, यहाँ हरे रंग की चादर पर खून के धब्बे हैं। हाँ, और इसको छैल कहते हैं, मकामी ज़बान छैल कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका तारीखी पस मंज़र एक ही है दोनों का? जी बिल्कुल एक ही है। ठीक है, ओके सर। मैं हज़रों के एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था, और बहुत सारी गलियाँ घूम घाम के एक और दरवाजे से मैं बाहर निकला हूँ। हज़रों, छोटा शहर, बड़ी तारीख़। मुझे हैरत हुई देखकर जो कुछ अंदर मौजूद है हज़रों के पुराने शहर में, लेकिन साथ साथ अफसोस भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा यहाँ तारीख़ मौजूद है, और अफसोस इस बात का हुआ कि हमने उस तारीख़ को संभाला नहीं। यहाँ की गलियों में और लाहौर की गलियों में मुशाबहत इतनी है कि अगर हज़रों की गली में घूम फिर कर आपको वीडियो बनाएं और ये कहकर यूट्यूब पर अपलोड कर दें कि ये लाहौर में बनाई गई वीडियो है, तो कोई गलत बात नहीं, मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये हज़रों है या लाहौर है। लेकिन यहाँ जो लोग आए, मतलब मुहाजिरीन को जिनको अलाट हुई इमारतें, उनमें से कुछ ने संभाल कर रखा,
कुछ ने नहीं रखा। जिन्होंने संभाल कर रखा वो इमारतें अब भी देखने के काबिल हैं, और जिन्होंने संभाल कर नहीं रखा वो इमारतें या तो पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं खोला या खंडर, तो वो खोला या खंडर बन गई। मैं जो है वो जिस दरवाजे से दाखिल हुआ था उसका नाम था कश्मीरी दरवाज़ा, और वो सैयद अहमद शहीद और सिखों की लड़ाई का गवाह था। और अब जिस दरवाजे से मैं बाहर निकला हूँ, इस दरवाजे का नाम इस वक्त जो है बाब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा। लोगों ने मुझे बताया है कि इसका पुराना नाम जो है वो मोची दरवाज़ा हुआ करता था, क्योंकि ये सामने जो बाज़ार है इसका नाम मोची बाज़ार, और इस दरवाज़े का नाम जो है वो मोची बाज़ार दरवाज़ा कह सकते हैं आप। तो कहने का मकसद ये है कि हमने नाम तब्दील कर लिए, सबको मुसलमान कर लिया। जो इमारतें थी उनके भी नए नाम हो गए, गलियों के, बाज़ारों के, गेटों के, सड़कों के, सबके नाम तब्दील कर दिए और हमने उन्हें मुसलमान कर लिया। हमने अगर नहीं संभाला तो उस विरसे को नहीं संभाला, जो विरसा जिस पर हम आज जो है वो फ़ख्र करते हैं कि ये हमारे शहरों का विरसा है, हमारे मुल्क का विरसा है, लेकिन बस सिर्फ फ़ख्र ही करते हैं। उसमें जो है वो हम ना उसकी कोई संभालने की कोशिश करते हैं, और ना जो है वो किसी ऐसे शख्स का साथ देते हैं जो इसे संभालने की बात करता है। मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में कहता हूँ कि मजहबी विरसा साझा होता है, बल्कि विरसा ही साझा होता है, इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं। जिस तरह तारीख़ का कोई मज़हब नहीं, उस तरह जो है वो विरसे का भी कोई मज़हब नहीं होता। अगर मुसलमानों की इबादत गाह है तो उसे भी संभाल कर रखना चाहिए, अगर हिंदुओं की इबादत गाह है तो उसे भी संभाल कर रखना चाहिए। बल्कि मेरे एक व्यूवर ने मुझे कहा कि आप इबादत गाह का नाम लेते हैं, इबादत गाह सिर्फ मुसलमानों की होती है, हिंदुओं और सिखों की इबादत गाह नहीं होती। ऐसा नहीं है सरकार। हिंदुओं के गुरुद्वारे हों, हिंदुओं के मंदिर हों या मुसलमानों की मसाजिद हों, वो अपने अपने अंदाज में अपने रब को याद करते हैं और उसकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, या परस्तिश करते हैं या प्रार्थना करते हैं। सारे अल्फाज का मतलब एक ही है। लिहाजा इतने आप तंग नज़र न बने, क्योंकि हमारा दीन रवादारी का दर्स देता है और हमारे दीन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि हम दूसरों को भी जीने का हक़ दें। और वैसे भी ये जो है वो ज़माने का असूल है कि जियो और जीने दो। इसके साथ ही हज़रत से इजाज़त दीजिए इस खुशी और इस दुख के साथ कि यहाँ विरसा है लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।